हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल नोट्स। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो फॉर टुडेज वीडियो आज हमारा टॉपिक होगा प्री ट्रायल स्टेज इन सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ओके, प्री ट्रायल स्टेज से हम क्या समझते हैं? प्री ट्रायल स्टेज वो स्टेज है जो कि ट्रायल कमेंस होने से पहले जो प्रोसीजर्स होते हैं वो प्री ट्रायल स्टेज में इंक्लूडेड है। लेकिन यहाँ पर मैंने प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस या मजिस्ट्रेट जो डीएम और एसडीएम के द्वारा लिए जाते हैं फॉर सिक्योरिटी एंड पीस, वो मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया है। जस्ट कि ऑफेंस होने के बाद और वो ऑफेंस कोर्ट में पहुँचने से पहले उस दौरान जो भी प्रोसीडिंग्स होते हैं वो हम प्री ट्रायल स्टेज में इंक्लूड करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद इट। अब सबसे पहले हमें चाहिए ऑफेंस कमिट हुआ। ऑफेंस में हम एन पे ज़्यादा जोर देते हैं, तो ये एक ट्रिक है याद रखने के लिए कि ऑफेंस 2N में होता है, 2N में डिफाइंड है। देन ऑफेंस दो तरह के होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल एंड कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंसेज होते हैं सीरियस नेचर के ऑफेंसेज जिनको पुलिस जो है बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है अगर कोई पर्सन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है। और कॉग्निजेबल स्टार्ट होता है 2C से, सी से स्टार्ट होता है, तो इसलिए 2C में वो डिफाइंड है, हम ऐसे इसको याद रख सकते हैं। देन कम्स नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल बल दे रहे हैं हम L पे, इसलिए 2L में नॉन कॉग्निजेबल डिफाइंड है। ये ऑफेंसेज होते हैं वो नॉन सीरियस ऑफेंसेज। अब नॉन सीरियस ऑफेंसेज या हीनियस ऑफेंसेज नहीं होते वो, ठीक है। इतने ज़्यादा ग्रेव ऑफेंसेज नहीं होते कि अगर उस पर्सन को तभी अरेस्ट नहीं किया गया तो कुछ या तो वो पर्सन एब्सकॉन्ड हो जाएगा या कुछ ज़्यादा ही बड़ा खतरा हो सकता है। ऐसे ऑफेंसेस नहीं होते, ये नॉन सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, ग्रेव ऑफेंसेस नहीं होते। यहाँ पर अरेस्ट करने के लिए वारंट चाहिए। अब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के तो हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, चोरी हो गई। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं जैसे डिफेमेशन हो गया, ठीक है। डिफेमेशन एक बहुत अच्छा एग्जांपल है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का, कि अगर आपकी कोई डिफेमेशन करता है तो आप उसके लिए एफआईआर करते हैं, पुलिस को पहले वारंट लेना पड़ेगा उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए। ओके, अब हमने देख लिया 2N में ऑफेंस डिफाइंड है, 2C में कॉग्निजेबल, 2L में नॉन कॉग्निजेबल। अब ऑफेंस कमिट हो गया। ऑफेंस कमिट होने के बाद सबसे पहली चीज़ क्या आती है दिमाग में? एफआईआर। ऑब्वियसली ऑफेंस कोई कमिट हुआ है। ऑफेंस कमिट होने के बाद हम पुलिस के पास जाते हैं कि हमारी भाई आप रिपोर्ट जो है वो दर्ज कर लीजिए, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ओके, अब एफआईआर एज सच तो कोई वर्ड यूज़ किया नहीं गया है सीआरपीसी में, हमें पता चलता है इन्फॉर्मेशन, तो हम इन्फॉर्मेशन देने चाहते हैं पुलिस को। अब कॉग्निजेबल केस में तो 154 सेक्शन 154 में इन्फॉर्मेशन दी जाती है पुलिस को, एंड नॉन कॉग्निजेबल केस में इट्स अंडर 155। अब मान लीजिए अगर पुलिस जो ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का, वो अगर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? तो वो 154 में ही हमें बताया गया, अगर पुलिस का ऑफिसर इंचार्ज, पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज एफआईआर रजिस्टर नहीं करता है, देन हमारे पास रेमेडी है कि हम जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उनके पास जाके बोलें कि हमारी एफआईआर, हमारी इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की जाए, क्योंकि हमें पुलिस से कोई या आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनसे हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। ओके, तो या तो वो करेंगे, अगर वो भी हेल्प नहीं करते हैं तो हमारे पास अगला रिजोर्ट जो बचता हुआ है कंप्लेंट करना, जो कि डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को की जाती है अंडर सेक्शन 200 टू 203। अब बेसिकली होता क्या है, या तो आप पुलिस को एफआईआर दीजिए या फिर उसके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, अगर वो दर्ज नहीं करते हैं तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाते हैं, वो नहीं करते हैं तो हम कोर्ट में कंप्लेंट डालते हैं। अब कोर्ट की कंप्लेन होने के बाद भी वही प्रोसीजर चलता है। बेसिकली कोर्ट जो है पुलिस को बोलती है कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए और इस पर कार्रवाई कीजिए, तो कंप्लेन होने के बाद भी हम बेसिकली एफआईआर वाले प्रोसीजर पे पहुंच जाते हैं। तो इसका सारा सा एक निचोड़ निकलता है कि ये सब होने के बाद हमारे पास आ जाता है कि हम एफआईआर दर्ज करवा चुके होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए एफआईआर हो गई है, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होगा? सर्च होगी, अरेस्ट होगा, है ना। उस बंदे के लिए जिसने वो ऑफेंस कमिट किया उसको ढूंढने के लिए लगेंगे, उसको ढूंढेंगे, उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस अपनी प्रोसीडिंग्स चालू करेगी, ठीक है। उसमें क्या होता है, सर्च एंड अरेस्ट का जो हमारे पास आता है, सबसे पहले उस पर्सन को फाइंड करने के लिए सर्चिंग प्लेस टू फाइंड दैट पर्सन, ये हमें सेक्शन 47 के अंडर दिया गया है। अब पुलिस को मान लीजिए खबरी, उनके जो खबरी रहते हैं उनसे उनको कुछ टिप्स मिलती हैं कि जो पर्सन दैट यू आर लुकिंग फॉर वो इस प्लेस में है या यहाँ देखा गया था लास्ट, तो पुलिस उस प्लेस को सर्च करने के लिए जाती है टू अरेस्ट दैट पर्सन। अब आपके लिए, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, इफ़ यू कैन टेल मी कि जो पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन की क्रेडिबल सोर्सेज से मिलती है वो सब बताने के लिए बाउंड नहीं होते। ये चीज़ हमें किस एक्ट के किस सेक्शन में बताई गई है? इफ़ यू कैन रिमेंबर इट देन प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट इट डाउन, कि पुलिस बाध्य नहीं होती अपने सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए, ये किस सेक्शन में दिया गया है। ओके, नाउ कमिंग टू, हमने उस पर्सन को ढूंढने के लिए प्लेस सर्च किया 47 में। अब मान लीजिए वो पर्सन हमें मिल गया, हम उसको अरेस्ट कर लेते हैं। अब अरेस्ट करना कहाँ कहाँ होता है ये आप चीज़ देखिए। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस तो कमिट हुआ है, मान लीजिए पुलिस के सामने अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो पुलिस 41 के अंडर अरेस्ट कर सकती है। पुलिस हैज़ द पावर टू अरेस्ट अंडर सेक्शन 41। अगर किसी प्राइवेट पर्सन के सामने हो रहा है, मान लीजिए आपके सामने हो रहा है, मेरे सामने हो रहा है, किसी भी प्राइवेट पर्सन के आगे कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो रहा है, रेप, मर्डर, चोरी, किडनैपिंग, अबडक्शन, जो भी हो रहा है,
उसमें एक प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है। ये सेक्शन 43 में प्राइवेट पर्सन को पावर दी गई है। एंड ऑब्वियसली मजिस्ट्रेट के आगे अगर हो रहा है तो मजिस्ट्रेट सेक्शन 44 में ऑफेंस कमिट कर सकते हैं, सॉरी अरेस्ट कर सकते हैं। नाउ कम्स अगर नॉन कॉग्निजेबल केस, और नॉन कॉग्निजेबल केस में जो है वो एक प्राइवेट पर्सन को राइट नहीं है कि वो जाकर अरेस्ट करें, सिर्फ पुलिस या मजिस्ट्रेट ही अरेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको अरेस्ट करने के लिए वारंट चाहिए। एंड वारंट जो है पुलिस मजिस्ट्रेट से लेती है, मजिस्ट्रेट के पास तो अथॉरिटी होती है, तो इस केस में पुलिस और मजिस्ट्रेट ही सिर्फ अरेस्ट कर सकते हैं। ओके अब हमने पर्सन को ढूंढने के लिए सर्च कर दिया, प्लेस पर्सन मिल गया, हमने उसको अरेस्ट कर लिया। अब अरेस्ट करने के बाद अरेस्ट होती कैसे है वो हमें सेक्शन 46 में बताया गया है। ओके सेक्शन 46 कहता है कि अरेस्ट करने के लिए दो चीज़ें होंगी, अब या तो मेल होगा या फीमेल होगी। मेल होगा तो दोनों में बेसिक चीज़ तो ये रहेगी, अगर पर्सन कहने से ही मान जाता है, सरेंडर कर देता है, आपके साथ चलने को तैयार हो जाता है, तो आप बॉडीली फोर्स यूज़ नहीं करेंगे उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए। ओके आप उसकी बॉडी को कन्फाइन नहीं करेंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है 46 ये कहता है। दूसरी चीज़ ये कहता है कि अगर वो भागने की कोशिश करते हैं या अरेस्ट से बचने की कोशिश करते हैं, देन यू कैन यूज़ ऑल द पॉसिबल मीन्स, ठीक है, ऑल द पॉसिबल मीन्स टू अरेस्ट देम। ठीक है उनको पकड़ने के लिए, अगर वो भागने की कोशिश बचने की कोशिश करते तो उनको पकड़ने के लिए आप जो भी मीन्स यूज़ कर सकते हो करना, लेकिन आप डेथ कॉज नहीं कर सकते। डेथ कॉज करने का राइट सिर्फ दो केसेस में होता है, जहाँ पे वो पर्सन लायबल है, अक्यूज्ड है, डेथ पेनल्टी से अगर वो पनिश्ड है, या फिर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ उसकी पनिशमेंट हो सकती है उस ऑफेंस के लिए, तो वहाँ पर उसकी डेथ कॉज की जा सकती है उसको पकड़ने के लिए। अदरवाइज किसी भी केस में उस पर्सन की आप डेथ कॉज नहीं कर सकते टू अरेस्ट दैट पर्सन, टू कॉज अरेस्ट। ठीक है ये हाउ अरेस्टमेंट में। और इस सेक्शन में एक और मेन चीज़ है जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज किसी भी फीमेल को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है ये सेक्शन 46 हमें बताता है। देन अब अरेस्ट हो गई, अरेस्ट कर लिया पर्सन को 41, 43, 44 में, 41 में करता है पुलिस, 43 में करती है प्राइवेट पर्सन, 44 में मजिस्ट्रेट लायबल होता है अरेस्ट के लिए। और अरेस्ट हाउ मेड हमें 46 में पता चलता है। और इसके साथ साथ अब अरेस्ट हाउ मेड के बाद अरेस्ट कर लिया उस पर्सन को हम उसकी जो राइट्स हैं वो भी तो बताएंगे ना, वो हम सेक्शन 57 में आते हैं कि वो पर्सन 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा। उस पर्सन को बताया जाएगा कि यू हैव द राइट टू बेल, और उसको बोला जाएगा कि आप अपने किसी भी फ्रेंड, किसी भी फैमिली मेम्बर को आप बता सकते हैं कि मुझे अरेस्ट किया गया है। उसको अरेस्ट के ग्राउंड्स बताए जाएंगे कि आपको किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया गया है। ठीक है वो सारी चीज़ें अरेस्ट करते टाइम उस पर्सन को बताई जाएंगी। अब उसके बाद आता है सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। अब अरेस्टेड पर्सन को हम ले आए हैं पुलिस स्टेशन, अब यहाँ पे उस पर्सन को सर्च किया जाएगा। ठीक है पर्सन को सर्च किया जाएगा, अगर उसके पास कोई ऑफेंसिव वेपन है, वेपन को सीज़ किया जाएगा, सर्च एंड सीजर में जाता है ये, और उसके वेपन को सीज़ किया जाएगा ये, और उसकी जो भी बिलोंगिंग्स है उसको पुलिस स्टेशन में रखा जाएगा रिकॉर्ड करके कि उसके पास क्या क्या बिलोंगिंग्स थी, एक्सेप्ट उसके जो पहने हुए कपड़े हैं। अब बेसिक जो क्लोथिंग है उसके अलावा उसकी सारी चीज़ों को सीज़ कर लिया जाएगा। ठीक है अब मान लीजिए यहाँ तो हमने अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट हमारा डन हो गया, लेकिन वहाँ उन केसेस में क्या होगा जहाँ पर्सन मिलता नहीं है अरेस्ट करने के लिए, तो उन केसेस में हमारे पास 3 चीज़ आ जाती हैं, समन, वारंट एंड प्रोक्लेमेशन। समन सबसे पहले आता है, समन हमारा डिफाइंड है 61 to 69 में। समन क्या होता है, अब कोई पर्सन नहीं मिल रहा है तो कोर्ट समन्स इशू करती है, उस पर्सन को समन्स भेजे जाते हैं कि आप आइए, आपके अगेंस्ट ये जो ऑफेंस है इसकी एक्यूजेशन है एंड यू आर बीइंग कॉल्ड टू द कोर्ट। नहीं आता है तो फिर सेकंड रिजोर्ट आता है हमारे पास वारंट का, जो कि 70 to 81 सेक्शन में है। वारंट में उस पर्सन के अगेंस्ट वारंट इशू कर दिया जाता है कि आपके अगेंस्ट वारंट इशू है और आपको कोर्ट में आना पड़ेगा। वो फिर भी अगर नहीं आते, ये थोड़ा सा एक सीरियस वार्निंग टाइप हो जाती है वारंट में, एंड वारंट में अगर नहीं आते तो फिर उनको ऑब्वियसली प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर जाता है अंडर सेक्शन 82, प्रोक्लेमेशन उनकी हो जाती है, उनको भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है। और अगर वो नहीं आते फिर प्रोक्लेमेशन के साथ साथ अगर कुछ और भी कंडीशंस होती हैं, अगर वो फुलफिल होती हैं तो वहाँ पर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी भी हो जाता है। लेकिन अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं, हम प्री ट्रायल स्टेजेस में चल रहे हैं, तो और एक कंसाइज वे में हमें इसे पढ़ना है। तो समन्स अगर नहीं हो पाते हैं तो फिर वारंट्स, और वारंट भी अगर काम नहीं आता है तो प्रोक्लेमेशन होती है, उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया जाता है। ठीक है ये है व्हाट इफ़। ठीक है अगर नहीं पर्सन मिलता है तो ये बात आती है। लेकिन अब फिर हम वापस आ जाते हैं कि अरेस्ट हो गई है, अरेस्ट के बाद क्या होगा। अरेस्ट के बाद सबसे पहला तो ये होगा कि अक्यूज़्ड को विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाया जाएगा 57 में। ये अक्यूज़्ड का राइट भी है, ये विद इन 24 आवर्स 57 में उसको कोर्ट के आगे लेके जाया जाएगा, पेश किया जाएगा। अब वहाँ पर कोर्ट दो चीज़ें कर सकता है, जो मजिस्ट्रेट हैं, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास,
वो या तो उसको रिमांड दे देंगे पुलिस रिमांड पे, या इफ़ ही हैज़ अप्लाइड फॉर बेल तो उसे वहाँ बेल प्रोवाइड की जाएगी लुकिंग इनटू द फैक्ट्स ऑफ द केसेस। रिमांड और बेल दो ऑप्शन रह जाते हैं, या तो रिमांड या बेल। बेल हमारी 436 to 450 सेक्शंस के अंदर डिस्कस की गई है। अब मान लीजिए बेल नहीं हुई, रिमांड पे उसे भेज दिया गया, पुलिस रिमांड। पुलिस रिमांड पे क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा? पहले पुलिस विटनेसेस को कि आपने ये होते हुए देखा, ये चीज़ें हो रही थी, आप कहाँ थे, वो सारी चीज़ें 161 में होंगी। अब उस अक्यूज्ड की, अरेस्टेड पर्सन की जो कन्फेशन है वो मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करते हैं 164 में, डू यू कन्फेस दिस, और वहाँ पर मजिस्ट्रेट उसको साफ साफ कहते हैं इफ एनीथिंग यू से इट कैन बी यूज अगेंस्ट यू, कहेंगे आपके अगेंस्ट यूज हो सकता है, ये 164 में आता है। देन मेडिकल एग्जामिनेशन 53, 54। यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन देखिए दो तरह की होती है, एक पुलिस पर्सनल्स करवाते हैं और एक होता है जो अक्यूज्ड पर्सन, अरेस्टेड पर्सन खुद कहता है कि मुझे अपनी मेडिकल एग्जामिनेशन करवानी है। ठीक है, पुलिस वाला जो आता है वो 53 में आता है, 54 में आता है। अक्यूज्ड पर्सन जो खुद कहता है कि मुझे अपनी मेडिकल एग्जामिनेशन करवानी है। ओके, देन कम्स सर्च। सर्च में अब आता है 165। अब सर्च ये इन्वेस्टिगेशन वाला सर्च है, ये चीज़ देखिए आप, हम यहाँ पे अक्यूज्ड पर्सन को नहीं ढूंढ रहे, अक्यूज्ड पर्सन की सर्च नहीं कर रहे, यानी कि उसकी बॉडी या उसकी चीज़ों की सर्च नहीं कर रहे, या अक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट करने के लिए सर्च नहीं कर रहे। ये सर्च वो आता है जो पुलिस सबूत इकट्ठा करने के लिए सर्च करती है। मान लीजिए अक्यूज पर्सन ने कुछ बोला कि मैंने वहाँ वो चीज़, मैंने उस पर्सन को चाकू से मारा और वो चाकू मैंने वहाँ छुपाया, तो वो चाकू सर्च करने के लिए अगर पुलिस जाती है तो ये वो वाला सर्च है। गॉट इट? नाउ कम्स 54A, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड। इसमें क्या होता है, जो हम बेसिकली सेक्शन 9 पढ़ते हैं ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, उसमें जो हम टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करते हैं, TIP जो हम करते हैं, वो है ये चीज़ कि अगर इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड कि जो पर्सन अरेस्ट किया गया है उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट के सामने वो आइडेंटिफिकेशन होती है। ये सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस से आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन भी हो गई, अरेस्ट के बाद सब कुछ हो गया, सर्च, मेडिकल एग्जामिनेशन सब कुछ हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है? ओके, वन मोर थिंग आई हैव टू टेल यू कि जो ये अक्यूज़ को मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाया जाता है, ये हाँ हमारा अरेस्ट के बाद होता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन, ये वो इन्वेस्टिगेशन की बात करें जो पुलिस 24 घंटे के अंदर करती है। ठीक है, ये उसके बाद उस पर्सन को वहाँ लेके जाया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने, ये 24 घंटे के अंदर वाली इन्वेस्टिगेशन की हम बात कर रहे हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं, हाँ, इन्वेस्टिगेशन अगर मान लीजिए कंप्लीट हो गई है या फिर इनकम्प्लीट रह गई है। अब अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है तो दो चीज़ें होंगी, या तो एविडेंस हमारे पास नहीं होंगे या फिर एविडेंस सफिशिएंट होंगे। अगर एविडेंस सफिशिएंट होंगे तो पुलिस अपनी फाइनल रिपोर्ट बना के और कोर्ट को भेज देगी और उस केस को मजिस्ट्रेट को दे देगी कि ये हमारे पास, हम एविडेंस कलेक्ट कर पाए, हमारे पास सबूत हैं और ये केस ऐसे ऐसे बनता है। 173 में जो पुलिस रिपोर्ट आती है, ये PT में बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ये आ जाएगा, और 170 में वो केस टू द मजिस्ट्रेट चला जाता है। अब अगर एविडेंस डेफिशिएंट होंगे, उस पर्सन के अगेंस्ट एविडेंस है ही नहीं, तो अक्यूज को रिलीज कर दिया जाएगा अंडर 169, जो कि कोर्ट को ये दिखाया जाएगा कि एविडेंस नहीं है, हम इकट्ठे कर पाए, तो केस स्टार्ट हुआ नहीं है, पहले ही उन्हें बरी कर दिया जाता है क्योंकि कोई केस बनता ही नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद इन्वेस्टिगेशन अगर इनकम्प्लीट रह गई अंडर 167, क्या होगा अगर 24 घंटे के अंदर कंप्लीट नहीं हुई, यानी कि जो हम इस इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे थे, ये वाली इन्वेस्टिगेशन, अगर ये इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के अंदर कंप्लीट नहीं होती है तो यहाँ पर 15 दिन की कस्टडी मिल सकती है पुलिस को। 15 दिन का जो हम बात करते हैं पुलिस रिमांड मिल सकती है। ठीक है, पुलिस रिमांड मिल जाएगी 15 दिन तक के लिए। ये 15 दिन जो हैं ये इन टोटल होते हैं 15 दिन। यहाँ पर फिर अगर 15 दिन नहीं हो पाता, मान लीजिए फिर पुलिस को अगर और चाहिए तो वहाँ पे एक्सटेंड हो सकता है पीरियड 60 डेज़ के और 90 डेज़ में। अब ये लेकिन पुलिस रिमांड नहीं होती है, ये यहाँ पर हमारी आ जाती है जुडिशल कस्टडी। जुडिशल कस्टडी में उस पर्सन को भेज दिया जाता है आफ्टर अ मैक्सिमम ऑफ 15 डेज़, 15 डेज़ से ज़्यादा नहीं। 60 डेज़ की जो जुडिशल कस्टडी और 90 डेज़ की जुडिशल कस्टडी, 90 डेज़ की जुडिशल कस्टडी बेसिकली उन केसेस में होती है जहाँ पर द अरेस्टेड पर्सन इज़ फ्रेम्ड विद चार्जेस वेयर ही इज़ उसे देखा जाता है कि उसने ऑफेंस कमिट किया है, कोई ग्रेव कॉग्निजेबल जैसे हीनियस ऑफेंसेस, वहाँ पर वो पनिशेबल है आइदर विद डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर पनिशमेंट मोर देन 10 ईयर्स। अगर ऐसा कोई ऑफेंस है जहाँ पर ये रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं तो उसे 90 दिन की जुडिशल कस्टडी में भेजा जा सकता है, मैक्सिमम 90 दिन तक। और अगर 60 डेज़ वाला जो होता है, जो 10 साल से, मतलब इसके अलावा जो ऑफेंसेस होते हैं वो 60 डेज़ की कैटेगरी में आते हैं। अब मान लीजिए इन 90 दिन में भी ना हो, इन 60 दिन में भी ना हो, और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट बेल का जो है प्रोविज़न आ जाता है, दैट अरेस्टेड पर्सन गेट्स द राइट टू डिफ़ॉल्ट बेल।
ठीक है। तो ये हमारा जो है पूरा प्री ट्रायल का स्टेज हमने पूरा कर लिया है एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड also comment down, and also I'll be coming with post trial stage and trial stage and also the preventive action of police, and stay tuned for that. Okay, have a good day. Bye bye.